हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम दया शंकर प्रजापति है। आज हम लोग बात करेंगे कि साइंस के पेपर में क्या क्या कौन कौन सी बातें ध्यान देने वाली है जिससे आप पेपर को अच्छे तरह से कर सकें। तो देखिए, जैसा हमें पता होता है क्लास 10th साइंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो देखिए, फिजिक्स में जो होता है न्यूमेरिकल आते हैं। तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर होते हैं वो होते हैं आपके लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो आप जो लाइट के आते हैं जो न्यूमेरिकल, उसमें ज़्यादातर आते हैं मिरर फार्मूले से, लेंस फार्मूले से। तो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला यूज करते समय जो आप लोग, जैसे आप लोग लेंस फार्मूला यूज करते हो, अगर 1/f=1/v-1/u, और अगर मिरर होता है तो यहाँ प्लस होता है। तो जब ये फार्मूला यूज करते हो तो यू वी और एफ के साइन कन्वेंशन को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ साइन कन्वेंशन गलत रखने की वजह से जो वैल्यू आपकी आती है गलत आती है। तो न्यूमेरिकल में अगर मिरर का या लेंस का लगा रहे हो तो पहला पॉइंट आपको साइन कन्वेंशन देखना है, और साइन कन्वेंशन के बाद कैलकुलेशन। क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं आता है फिजिक्स में क्लास 10th में, लेकिन जो आता है बहुत आसान होता है और फार्मूला बेस्ड होता है, उसमें कुछ रहता नहीं है। लेकिन गलतियाँ यहाँ होती हैं कि आप लोग इसमें कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो और इसका साइन कन्वेंशन नहीं रख पाते हो। तो आप लोग इसको साइन कन्वेंशन के साथ सही से करिएगा। और इसमें आता है जो आपका पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ का। तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ है, पावर ऑफ लेंस है, इस सारे को फार्मूले आप तैयार कर लीजिएगा और यूनिट के साथ सही से वैल्यू रखिएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर लाइट की बात करें इसी में आता है, और आ जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले से। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हुआ, मिरर फार्मूला हुआ, लेंस फार्मूला हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप सही से अगर देख के जाएंगे तो इसके न्यूमेरिकल इसी से कवर होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और न्यूमेरिकल सही से करेंगे। और इस चैप्टर से अगर थ्योरेटिकल की बात करें क्वेश्चन, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन वही सब आता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ सकता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन आ सकती है, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी सब पे आता है। ठीक है, और इनके लिखने के तरीके भी सही होने चाहिए। आप अगर ये यूज कर रहे हो तो साइन कन्वेंशन रखो, और डिफिनीशन अगर लिख रहे हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख रहे हो तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन को लिखो सही से। जो चीज़ें आप पढ़े हो उसी को सही से एक्सप्रेस करना होता है। तो बहुत लोग सही से एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें भी आप आधा नंबर 1 नंबर पाते हो। तो जो आप पढ़े हो उसको सही से वहाँ पे एक्सप्रेस करिएगा। और जैसे रे डायग्राम बना रहे हो मिरर का या लेंस का, आप रे डायग्राम बना रहे हो तो रे डायग्राम बनाते समय बहुत लोग जब जैसे लेंस का रे डायग्राम बना रहे हैं तो लाइट से जा रही है यहाँ से, तो ये डाटेड 2 बार कर देते हैं। ये नहीं करना, एक बार फ्रेश डायग्राम बनाना है, जो भी लेंस का बनाना हो या तो मिरर का जो आप रे डायग्राम बनाओगे। इस पर अगर ध्यान दोगे तो आपका जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं उस पर पूरा नंबर जो आएगा आप कर लोगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और दूसरा फिजिक्स में चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, जो अगला चैप्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ओम्स लॉ हो गया, तो ओम्स लॉ को सही से समझिएगा, उसका ग्राफ वगैरह एक एक चीज़ सही से आपको लिखना है। जैसे ओम्स लॉ में कोई लिख रहा है V=IR, तो यहाँ पे I क्या है, V क्या है, सारी चीज़ों को लिखना होता है। और अगर किसी चीज़ का आप डिफिनीशन लिख रहे हो तो उसकी यूनिट जरूर लिखा करिए। और अगर बात करें अगला इसमें जो आता है रजिस्टिविटी, तो देखिए रजिस्टिविटी की डिफिनीशन, यूनिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। तो इसको सही से आप समझ लीजिएगा, फैक्टर, इफेक्टिव, रजिस्टिविटी, ये चीज़ें। और अगर इसमें बात करें पावर, तो पावर के जितने फार्मूले हैं वो याद कर लीजिएगा, पावर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जब लिखेंगे तो उसको एक्सप्रेस सही से करना होगा। जैसे आपको पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होती है I²RT, इसके और फार्मूले होते हैं। तो इस सब चीज़ों को सही से लिखना है, एक्सप्रेस करना है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कैसे आया। तो ये लिखने के तरीका आपको वहाँ पे यूज करेंगे तो अच्छे से नंबर पाएंगे आप। क्या होता है कि अक्सर जो चीज़ें हमें पता होती हैं उसको भी कम से कम लिखा जाता है। अब डेरिवेशन आ जाए, अगर जैसे कंबाइंड रेजिस्टेंस, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का डेरिवेशन भी आता रहता है। तो अगर वो आ रहा है तो आप उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, पहले करोगे कि हाँ 3 रेजिस्टेंस ले लो या 2 रेजिस्टेंस ले लो, 3 रेजिस्टेंस लेते हैं जनरली, 3 रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन सीरीज या पैरेलल, और उसको R1 R2 लेट कर लेते हैं। लिखने का तरीका सही बनाइएगा, और फिगर भी उसका डायग्राम जो भी बनता है उसको सही से क्लियर बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है कमर्शियल यूनिट,
किलोवाट आवर जूल में रिलेशन, ये सब सारी चीज़ें जो भी एनसीईआरटी के चीज़ें हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन वही सब आता है। तो आप उसको सही से देख लीजिएगा तो फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। अगर बात करें ह्यूमन आई का, तो ह्यूमन आई में जो आई में डिफेक्ट होती है ये पूछता है, और यहाँ पे पूछ लेता है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जो एप्लीकेशन है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और प्रिज्म का रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। और डिफेक्ट इन आई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना है। तो फिजिक्स में ये 3 चैप्टर हो गए। और चौथा होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कॉमर्शियल जो आप वो पढ़ते हो, जो सर्किट होती है कॉमर्शियल, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, उसको देख लीजिएगा। शॉर्ट सर्किटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट सर्किटिंग की एक बार जो एनसीईआरटी में दिया हुआ चीज़ें उसको समझ लीजिएगा। सोलेनाइड का एप्लीकेशन, और ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, फोर्स लगती है, तो उसको डायरेक्शन देखने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड कौन सा रूल लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। और किसी भी करंट कैरिंग वायर हो या सर्कुलर वायर हो या स्ट्रेट वायर हो, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस बात पे डिपेंड करती है, लेंथ के डिस्टेंस के, करंट के किस तरह से डायरेक्टली इन्वर्सली होती है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, यही होती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो होती है प्रॉपर्टी और डिफिनीशन, और वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो इतने सारे टॉपिक हैं, इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से आप उसको करिएगा। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा करने के लिए आता है तो उसका डायग्राम नीट क्लीन ड्रा करिएगा। तो ये सब चीज़ें होते हैं जो नंबर अच्छा आ सकता है। होता ये है कि जो चीज़ें आती हैं उसी को सही से एक्सप्रेस ना करने की वजह से चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, तो उससे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ये देखिए। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद जो एनसीईआरटी में एक्टिविटी देती है, जैसे फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो कौन सी गैस बन रही है, लेड ऑक्साइड को हीट करेंगे कौन सी गैस बन रही है, तो ये जो एक्टिविटी होती है, जैसे आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफिनीशन ही थोड़ी पूछी जाएगी, उससे रिलेटेड कई चीज़ें पूछी जाती है। वाटर एडेड इन क्विकलाइम, इस तरह का हो गया। तो आप जो है एक्टिविटी वाले क्वेश्चन अभी जल्दी देख लेंगे। जैसे अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डीकम्पोजिशन की बात करें तो उसमें थर्मल डीकम्पोजिशन आता है, इलेक्ट्रोलिसिस आता है। थर्मल डीकम्पोजिशन जो हीट के प्रेजेंस में होती है, तो ये जो एक्टिविटी दी होती है उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे फेरस सल्फेट को हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन तो इससे अलग है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में पूछ लेता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर चैप्टर फर्स्ट की बात किया जाए। और हाउ टू मेक ए केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, तो उसमें होता है कि जो स्टेट है उसका और जो गैस इन्वॉल्व हो रही है, हीट इन्वॉल्व हो रही है, सारी चीज़ों को लिख दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ज़्यादा फोकस करना है इसमें। और ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट यही सब चीज़ें हैं। और सेकेंड की बात करें, सेकेंड चैप्टर में जब आप जाओगे पढ़ने तो सेकेंड चैप्टर में देखिए साल्ट वाला कोई, जैसे कि कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटाश का हो गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन सी गैस इन्वॉल्व हो रही है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी भी सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है तो उसको आप कॉमर्शियल नेम, कॉमन नेम, फार्मूला, उसका जो केमिकल फार्मूला होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सही से रिएक्शन के साथ लिखना होगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को जब हीट किया जाता है तो बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। सॉल्ट तो जरूर पढ़िएगा, जो है उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, ये सब इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं। और पीएच क्या मेजर करता है, एसिड बेस का स्ट्रेंथ, तो पीएच देख लीजिएगा, पीएच किस तरह से, और एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन डेली लाइफ में एप्लीकेशन ऑफ पीएच क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर चैप्टर 2 की बात किया जाए। एसिड बेस और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड और बेस के, इसको देख लीजिए।
देख लीजिएगा। और अगला है हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट, जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो ये सारे एसिड बेस चैप्टर से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो इसको कवर करना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख लेना है। अब बात आती है मेटल एंड नॉन मेटल की। तो मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल की और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी तो उतना नहीं पूछती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की इंपॉर्टेंट है। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी के दिए हैं वही सब आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर वाली प्रॉपर्टी नहीं आती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में वही सारी चीज़ें देखनी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, हाई रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो इन सब के कैटेगरी से एक एक को समझ लीजिएगा। अगर उस कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मोर रिएक्टिव में सोडियम पोटेशियम देख लिया, तो सोडियम का आप पढ़ के गए, पोटेशियम का भी आएगा, तो वही प्रोसेस होगा। तो तीनों का आप सही से देख लीजिएगा। उसमें कैल्सिनेशन आता है, रोस्टिंग आता है कि कब यूज करते हैं कैल्सिनेशन, कब रोस्टिंग, रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। तो ये चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा, उसका डायग्राम समझ लीजिएगा, तो ये आराम से हो जाएगा। अब बचा आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में सबसे जो मेन टॉपिक होती है, देखिए आईपीएसी नेम आपको आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे एथेनॉल के प्रॉपर्टी हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड के हो गए, एस्टरीफिकेशन, सोप से रिलेटेड, सोप एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप सही से एक बार रिवाइज करिए। और इस समय आपको खाली एनसीईआरटी के बुक से यही चीज़ें रिवाइज करना है और कहीं किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि बस इतना ही आप पढ़ के जाएंगे तो जो पढ़े हैं, क्योंकि पेपर का जो डिज़ाइन होता है एनसीईआरटी से होता है, उससे बाहर नहीं आती हैं। तो आपको कोई बाहरी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है एनसीईआरटी के पढ़िए, जो इंटेक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक्सरसाइज के, उसी को देख लीजिए। और जितना टॉपिक कहे हैं वो सारे टॉपिक देख लेंगे आप, तो उसी से आएगा। स्ट्रीफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और जैसे आता है कि एक कंपाउंड को हीट किया जाता है तो ये बनता है XY करके, तो ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड है। प्रॉपर्टी पढ़े रहोगे, जैसे एथेनॉल की प्रॉपर्टी होती है कि उसको हीट कर दिया जाता है तो एल्कीन बन जाता है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी सब से रिलेट करके वो आते हैं। तो उसको आपको जो टाइम बचा है यही सब देखना है और बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो जब एग्जाम में आप जाएंगे तो ये सब चीज़ें पढ़ के जाएंगे। और बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, जो पीछे क्वेश्चन दिया उसको देखकर यही सब चीज़ें करके वहाँ जाना है। और जो क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम का ध्यान दे देकर करिएगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन ना छूटने पाए। जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा उसको भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर उससे रिलेटेड लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कुछ लिख दिया जाए। आप क्वेश्चन अगर आप 80 नंबर में 70 का अटेम्प्ट करके आएंगे तो आप 70 में नंबर पाएंगे, और अगर आप 80 करके आओ रहोगे तो 80 में पाओगे। तो इसीलिए आपको सहारा करना है। आपको टाइम अगर दिखेगा कि टाइम जा रहा है तो थोड़ा सा कम है लिखिए, लेकिन हर क्वेश्चन करिए, आपको सब क्वेश्चन करना जरूरी है। तो इसी के साथ आप जाइएगा तो आपका जो है नंबर अच्छे से आ जाएगा। तो आप लोग पेपर अच्छे से दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।